बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स हैं और ये पार्ट 1 है जिसमें हम इन कुछ टर्म्स को जो है वो डिस्कस करेंगे जो भी कुछ थोड़ी सी हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये जो टर्म्स जितनी भी हम इस पर डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे सारी की सारी थ्रू आउट अकाउंटिंग में यूज़ होनी है, इसलिए इन टर्म्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आप चाहे इनको उर्दू में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स बना लें या इंग्लिश में आपको डेफिनेशन सिर्फ इसलिए लिखनी है कि मतलब आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए। चीज़ों को इसको समझना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, अनलेस इसमें ये कि आप खाली उनको डेफिनेशंस को याद कर लें। डेफिनेशन याद करने से मुराद है कि मतलब आपको इनकी क्लियर कट समझ आना वो ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास वो है गुड्स या मर्चेंडाइज। ये दोनों एक ही नाम है, गुड्स या मर्चेंडाइज। अब वो डेफिनेशन बात कर रहे हैं, एनीथिंग विच इज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस इज कॉल्ड गुड्स और मर्चेंडाइज। उसको गुड्स कहेंगे या मर्चेंडाइज कहेंगे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो ये है, रीसेल। यानी क्या है कि जो भी चीज़ आपने खरीदी है, परचेज की है या चाहे उसको बनाया है, लेकिन उसका मकसद क्या है, उसको बेचना या यानी सेल या रीसेल। यानी अगर आपने मैन्युफैक्चर किया तो फिर तो आप क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। अगर आपने उसको परचेज किया है तो फिर आप उसे क्या करेंगे, रीसेल करेंगे। तो यानी फॉर परचेज, फॉर सेल और रीसेल। तो खरीदी या बनाई किस लिए, बेचने के लिए या मजीद आगे बेचने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपके लिए क्या है, आपके बिजनेस के लिए वो गुड्स है। चीज एक ही होगी। अब हमें उसका वैसे पता होना चाहिए कि वो गुड्स से क्या मुराद है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें डिफरेंस बताया था कि गुड्स और एसेट्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए, एसेट्स वो चीज़ है जो कि आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो और वो आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई ना कोई या मीडियम टर्म कोई बेनिफिट देगा और आपका रेवेन्यू जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगा। उसे हम एसेट कहते हैं। वो चाहे लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो मशीनरी है, कोई भी चीज़ है। तो जो बिजनेस में आपकी रह जाए और वो यूज़ हो या अगले साल या नेक्स्ट पीरियड में आपको बेनिफिट दे, तो उसे हम फिर अपना एसेट कंसीडर कर लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो वो करंट एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए तो वो फिक्स एसेट बन जाएगा। एक ही चीज़ होगी, वो एसेट भी हो सकता है और वही गुड्स भी हो सकती है। अब हम फर्क कैसे करेंगे, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं कि फर्नीचर है, तो फर्नीचर गुड्स है या एसेट है। अब आमतौर पर जहन में ये आता है कि जी फर्नीचर है तो फर्नीचर तो एसेट होता है। अब फर्नीचर गुड्स भी हो सकता है। कैसे गुड्स कैसे हो सकता है, क्योंकि फर्नीचर जो है वो फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स है। क्योंकि फर्नीचर डीलर ने क्या करना है, फर्नीचर बना के उसे अपने बिजनेस में यूज नहीं करना, फर्नीचर बनाने के बाद उसने उसको रीसेल करना है या बेचना है, सेल करना है उसको। तो इसका मतलब वो फर्नीचर उसके लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। अब जिसने उससे खरीदा है, अगर वो उसे अपने बिजनेस में यूज कर लेता है तो वही फर्नीचर उसके लिए एसेट है। लेकिन अगर उसने खरीदा और उसने भी आगे बेच दिया तो वो फर्नीचर उसके लिए भी गुड्स है। अब तीसरे बंदे ने खरीदा उससे, अब तीसरे बंदे ने अगर यूज कर लिया तो फिर वही फर्नीचर उसके लिए अब एसेट हो गया। लेकिन अगर वो भी आगे बेच देता है तो उसके लिए फिर वो गुड्स कहलाएगा। मतलब जब तक वो आइटम आगे सेल होता रहेगा वो गुड्स कहलाएगा। रीसेल होता जाएगा, गुड्स कहलाएगा, रीसेल होता जाएगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर वो बिजनेस में इस्तेमाल हो जाए उसके, यानी अल्टीमेटली जो एंड कस्टमर खरीदेगा फर्नीचर, उसने तो क्या करना है, अपने बिजनेस में यूज करना है। कुर्सियां हैं, टेबल मेज, जो भी आपके पास आ जाता है, तो इसमें वो क्या करेगा, बिजनेस में यूज करेगा, तो तब वो क्या कहलाएगा, उसका एसेट कहलाएगा। यानी चीज पे फर्क नहीं है, चीज वही है, लेकिन सिंपल फर्क इसके ऊपर पड़ेगा कि हम उसे एसेट तब कहेंगे जब बिजनेस में यूज हो रहा है। इसलिए आमतौर पर अब हम इसे ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते वक्त हमें कैसे पता चलेगा, उसमें लफ्ज़ गुड्स आएगा। अगर गुड्स आएगा तो फिर हम परचेजेस या सेल के अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे एंट्री को। और अगर उसमें नाम आ गया उसका, यानी उसने फर्नीचर लिख दिया है, तो इसका मतलब फिर वो हम उसको अपना एसेट कंसिडर करके लेके चलेंगे। यानी अलग बात है, हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो एक अलग कैटेगरी होगी। एनी हाउ, तो गुड्स क्या है या मर्चेंडाइज क्या है, कि जो भी चीज़ आपने बनाई या खरीदी आगे बेचने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स या मर्चेंडाइज। और अगर ये बिजनेस में अनसोल्ड रह जाए, इसे हम स्टॉक या इन्वेंट्री का नाम भी देते हैं। दूसरी है परचेजेस। आमतौर पर हम कहेंगे कि परचेजेस हैं, तो परचेज क्या कि जब आप चीज़ें खरीदते हैं तो उसे परचेजेस कहते हैं। तो कहते हैं व्हेन सेलेबल गुड्स, यानी जिनको बेचना है, आर बाउट इन बिजनेस, उन्हें बिजनेस में लाया जाता है, खरीदा जाता है असल में, तो वो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इट इज़ सेट दैट द परचेजेस हैज बीन मेड। तो फिर हम ये कहते हैं कि परचेजेस कर ली गई हैं। तो परचेजेस क्या है, यानी खरीदी गई चीज़ें।
इट मे बी अ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, ये कैश भी हो सकती हैं और क्रेडिट, यानी परचेजेस कैश परचेजेस भी हो सकती हैं और क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती हैं। अब कैश परचेजेस कौन सी हैं? व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड द कैश इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग देन इट इज कॉल्ड कैश परचेजेस। यानी चीज़ें आपने खरीदी और पैसा उसी वक्त आपने पे कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? कैश परचेजेस, क्योंकि खरीदेंगे तो पैसा पे करेंगे, बेचेंगे तो पैसा रिसीव करेंगे। तो अब क्रेडिट में क्या होगा? व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड द पेमेंट इज टू बी मेड, मतलब करनी है इन फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर। अब फ्यूचर से क्या मुराद है? मतलब हो सकता है 1 दिन बाद, हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है हफ्ते बाद, हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 3 महीने बाद, हो सकता है साल बाद, मतलब व्हाट्सोएवर जो भी टाइम है, लेकिन वो क्रेडिट परचेजेस कहलाएंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैश है या क्रेडिट परचेज है? वो आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। उसके बाद है परचेजेस रिटर्न। तो यानी आपको क्या है कि यहाँ से गुड्स के साथ ही एसोसिएटेड ही हैं, यानी गुड्स हो गया, उसके साथ परचेजेस हो गया, परचेजेस में कैश परचेजेस हो गया, फिर क्रेडिट परचेजेस हो गया, फिर परचेजेस रिटर्न हो गया। इस तरीके पर सेल आएगा तो सेल के साथ भी, इस तरह करके सीक्वेंस में चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। परचेजेस रिटर्न यानी खरीदी गई चीज़ें वापस कर दी गई। क्यों कर दी गई? डिफेक्टिव थी या कोई भी इशू था, मतलब आपने शूज़ मंगवाए ब्लैक, उन्होंने आपको ब्राउन भेज दिए, तब आप क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे ना, क्योंकि वो आपके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। उन्होंने आपने चीज़ें मंगवाई थी कि हमें चाहिए DHA में, उन्होंने गुलबर्ग वाली ब्रांच में भेजनी है, तो गुलबर्ग वाले क्या करेंगे? वापस भेज दें, हमें तो हमने मंगवाई नहीं मीन्स कि, या कोई डिफेक्टिव भेज उन्हें कि आपने कहा कि जी ये इस तरह के क्राइटेरिया में होने चाहिए, उन्होंने उस तरह की चीज़ें भेजी लेकिन उन्हें कोई डिफेक्ट था, आपने वापस कर दी। आपके साथ जो उनकी प्राइस तय हुई है उसमें उन्होंने कोई डिस्काउंट करना था, डिस्काउंट नहीं किया, या व्हाट्सएवर कोई रीज़न है, तो उसकी बेस पर आप उनको चीज़ों को वापस कर देंगे। या आपने चीज़ें मंगवाई हैं कि आपने जी 100 सैंपल मंगवाए, उन्होंने 120 भेज दिए, तो आप ऊपर के 20 रिटर्न कर देंगे। तो ये नहीं, कोई रीज़न होगी जिसकी बेस पर चीज़ों को रिटर्न किया जाता है। तो कहते हैं व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, ये परचेजेस रिटर्न है ना, तो सप्लायर ने आपको चीज़ें सप्लाई की और आपने सप्लायर को ही वापस कर दी, क्यों? फॉर सम रीज़न, देन इट इज़ कॉल्ड परचेजेस रिटर्न्स। These are also called returns outward। अब इन्हें रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, या इनको बाज़ दफ़ा एक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं रिटर्न टू, यानी हम किसी को रिटर्न कर रहे हैं। एक होता है रिटर्न फ्रॉम, किसी से आ गई हैं, तो वो होती है सेल रिटर्न। रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न टू, इसका थोड़ा सा आपने याद रखना है। इस तरीके से रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड का याद रखना है। आउटवर्ड जो है रिटर्न आउटवर्ड, हम परचेजेस रिटर्न को कहते हैं। अब इन्हें आउटवर्ड क्यों कहते हैं? आउटवर्ड का मतलब है कि देखें, जब आपने चीज़ें खरीदी थी तो उसमें वो इन हुई थी, बिजनेस में आई थी। अब जब रिटर्न हो रही हैं तो वो वापस जा रही हैं, आउट हो रही हैं। इसे हम कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न हो रही है और आउट हो रही है, मीन्स के परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है या रिटर्न टू है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब जैसे अगर आपको ये क्लियर हो गया तो अब आपको सेल और सेल के हवाले से ऑब्वियसली चीज़ें खुद ही जो है वो समझ आ जाएंगी इसके साथ, क्योंकि उसमें कैश पे हो रहा है तो यहाँ रिसीव हो रहा है। सेल्स क्या है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम बिजनेस देन इट इज सेड दैट द सेल हैज बीन मेड। यानी सेल एक एब्स्ट्रैक्ट है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। परचेज एक एब्स्ट्रैक्ट है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। हम कहते हैं कि जी चीज़ें खरीद ली तो परचेजेस आ गई जी, चीज़ें बिक गई जी तो सेल हो गया जी, ये हमारा रेवेन्यू होता है। तो सेल्स इज अ रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। रेवेन्यू क्या है? आमदनी, इनकम, इसे पैसा आता है, तो दैट्स वाई कि आपकी रेवेन्यू बढ़ते हैं सेल्स की वजह से। तो इट मे बी कैश सेल और क्रेडिट सेल। जैसे वो कहाँ, वहाँ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज थी, तो यहाँ पे कैश सेल और क्रेडिट सेल है। अब कैश सेल क्या है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड कैश इज रिसीव्ड। वहाँ कैश पे हुआ था, यहाँ कैश रिसीव होगा। ऑब्वियसली चीज़ें बेचेंगे तो पैसा आएगा। एट द टाइम ऑफ द सेल देन इट्स कॉल्ड कैश सेल। क्रेडिट सेल क्या होती है कि व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एंड द कैश इज टू बी पेड इन द फ्यूचर। नो, कैश इज टू बी रिसीव्ड, यहाँ थोड़ी गलती है। कैश इज टू बी रिसीव्ड इन नियर फ्यूचर। तो जब आप चीज़ें क्या करेंगे? बेचेंगे और कैश को आपको रिसीव करना है इन द फ्यूचर, देन इट्स कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। यानी जब आपने चीज़ें बेच दी और पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट सेल कहलाएगा। अब आ जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है? व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, रिसीव्ड, RECEIVD। व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर टू द बिजनेस फॉर सम रीजन। यानी क्या हुआ है कि जब चीज़ें जो है वो रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने जो है वो चीज़ें बिजनेस को रिटर्न कर दी है, बिजनेस को
यानी कस्टमर ने चीज़ें खरीदी थी, आपने सेल कर दी थी तो सेल हो गई। अब उस कस्टमर ने चीज़ें क्या किया, बिजनेस को वापस कर दी फॉर सम रीजन, कोई भी रीजन थी। इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड, या इसे रिटर्न फ्रॉम भी कहते हैं। अब इसे इनवर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सेल हुई थी तो उस वक्त चीज़ें आउट हुई थी, अब वो रिटर्न हुई है तो वो क्या होंगी, इन होगी। तो सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। और रिटर्न इन और रिटर्न फ्रॉम भी आपने याद रखना है, रिटर्न टू और रिटर्न फ्रॉम। और इनको रिटर्न इन और रिटर्न आउट भी कहा जाता है, इन इनवर्ड और आउट आउटवर्ड। उसके बाद इसके साथ दो और कुछ नोट हैं जिसके साथ हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हम यूज करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। आइए हम इनको देख लेते हैं। डेबिट नोट क्या है, वो कहता है कि इफ गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट आर रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी सॉलिड रीजन, द बायर डेबिट्स द सेलर अकाउंट एंड इन्फॉर्म हिम थ्रू अ नोट दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। यानी क्या हुआ है कि चीजें खरीदी उधार पर और रिटर्न कर दी सेलर को। हमने खरीदी थी तो लाजिम मतलब सेलर से खरीदी थी ना, सेलर ने हमें बेची उसको, अब हमने उस सेलर को वापस कर दिए या सप्लायर को वापस कर दिए कोई भी सॉलिड रीजन की वजह से हमने, यानी हम बायर हैं। तो वो कहता है बायर यानी हम डेबिट्स द सेलर, तो हम जो सेलर का अकाउंट है उसे हम डेबिट कर देंगे। अच्छा देखो, आप एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि जब आपने सेल परचेज की थी हमारे पास क्या एंट्री हुई होगी, परचेज की थी तो परचेजेस को हमने डेबिट किया होना है, और पर्सन को यानी जो सेलर था या जो सप्लायर था उसको हमने क्या किया होगा, उस वक्त क्रेडिट किया होगा। अब चूंकि हमने रिटर्न कर दी है तो अब हम क्या करेंगे, उस जो हमारा सप्लायर है उसे अब हम क्या करेंगे, अपनी एंट्री में डेबिट करेंगे, क्योंकि अब वो उल्ट हो गया और जो परचेजेस रिटर्न थी वो क्रेडिट हो जाएंगी। अब चूंकि हम अपने सप्लायर या सेलर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर रहे हैं तो उसे हम इन्फॉर्म कर देते हैं एक नोट लिखकर, एक लेटर लिखकर कि भाई हमने आपको चीज़ें रिटर्न कर दी और इतनी अमाउंट से हमने आपको डेबिट कर दिया है। उस नोट को हम कहते हैं डेबिट नोट। डेबिट मेमोरेंडा भी समटाइम इसको बाज़ दफ़ा कुछ टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं, क्रेडिट मेमोरेंडा, डेबिट मेमोरेंडा, इस तरह का भी लफ्ज़ एक बाज़ दफ़ा इसको यूज़ किया जाता है। तो डेबिट नोट आपको समझ लग गया होगा कि नहीं, जब यानी डेबिट नोट कौन लिखता है, बायर लिखता है, और किसको भेजता है, सेलर को। और वो इसको डेबिट नोट क्यों कहते हैं, क्योंकि सेलर को वो डेबिट कर देता है। और क्रेडिट नोट इसके उल्टे। इफ गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट आर रिटर्न बाय द बायर, हमने चीजें बेची थी और बायर ने हमें रिटर्न कर दी फॉर एनी सॉलिड रीजन, यहां पे हम सेलर हैं तो सेलर क्रेडिट्स द बायर अकाउंट। अब जो सेलर है यानी जिसने चीज़ें बेची थी वो क्या करेगा, बायर का अकाउंट क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। द सेलर क्रेडिट्स द बायर अकाउंट। अब सेलर क्या करेगा, सेलर ने जब चीज़ें बेची थी उसने क्या किया, उन्हें अपना जो कस्टमर था यानी उसका जो डेटर था उसको डेबिट किया होगा और सेल को क्रेडिट किया होगा। अब उस सेलर ने क्या किया कि उसका अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि अब डेटर उसका रहा नहीं, पैसे तो लेने नहीं है क्योंकि चीज़ें उसने वापस कर दी हैं। अब वो क्या करेगा, उसने कस्टमर के अकाउंट को या डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा। अब वो उसे एक नोट के थ्रू इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमने आपको क्रेडिट कर दिया है। उस नोट को वो क्या कहेगा, क्रेडिट नोट। तो यानी एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हैं। आखिर पे आपने याद रखना है कि डेबिट नोट कौन लिखता है, बायर लिखता है और सेलर को सेंड करता है। क्रेडिट नोट कौन लिखता है, सेलर लिखता है और वो बायर को सेंड करता है। और इसमें सेलर जो होता है वो बायर की बुक्स में डेबिट होता है और इसके अंदर जो बायर होता है वो सेलर की बुक में क्रेडिट होता है। यानी इसमें जो डेटर था वो अब क्रेडिट हो गया और इसमें जो उसका क्रेडिटर था वो डेबिट हो गया। असल में क्रेडिटर इसमें डेबिट हो रहा है और इसमें जो डेटर है वो क्रेडिट हो रहा है। तो दैट्स वाई द नेम आर देयर, डेबिट नोट एंड द क्रेडिट नोट। तो ये थी जी वीडियो। और मल्टीपीडी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको समझ आई है तो आप इसको फिर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसको फिर डिसलाइक जरूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।